हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। इस टॉपिक में और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है विच इज समरी राइटिंग। समरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 4, 5, 6, 7, 8 आप सबको समरीज लिखने के लिए आती है। क्लास 4 में नहीं आती। क्लास 4 में आप पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करते हो। क्लास 5 में आप क्लास 5 में भी पैराग्राफ्स ही स्टार्ट होते हैं, बट क्लास 6, 7, 8 में समरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड समरी राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। नॉर्मली अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो आप जो है आपको समरीज लिखना आना चाहिए। सपोज यू वेंट फॉर अ मूवी, आप कोई मूवी देखने के लिए गए, किसी ने आपसे पूछा मूवी कैसी थी, मूवी का थीम क्या था। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप बताओगे कि पूरी 2.5 घंटे की मूवी नरेट तो नहीं करोगे। क्या करते हो, आप उसको समराइज करके सामने वाले को बताते हो। तो आपको समराइज करना ऑलरेडी आता है। द ओनली थिंग इज कि आपको पता नहीं है। ओके, तो अब हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं समराइज कैसे करते हैं कुछ किसी भी पैराग्राफ को, क्या टेक्निक्स होते हैं उसके। पहले देख लेते हैं हम इस वीडियो में देखने क्या क्या वाले, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं आज हम। पहले तो समरी होती क्या है, समरी किस चिड़िया का नाम है। उसके बाद समरी राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देन हम किस तरीके से एक समरी को लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक समरी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, एंड फॉलोड बाय सम सैम्पल समरीज। ठीक है, किस तरीके से अपन समरी लिखेंगे वो हम पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समरी होती क्या है। A summary is a shortened version of a passage written in one's own words. आपने कोई एक बुक पढ़ ली, ठीक है, लेट्स से आपने हैरी पॉटर पढ़ी, या आपने मटिल्डा पढ़ी, या फिर आपने अपनी कोई भी कोर्स में आपने जैसे साइंस है, ठीक है, साइंस में ज्योग्राफी में आपका चैप्टर था अर्थ एंड ऑल अबाउट अर्थ, ठीक है, ऑल अबाउट अर्थ, जिसमें आपने अर्थ को पढ़ा, कोर, मेंटल, उसके पूरे फॉर्मेशन को पढ़ा। तो जब आपने वो पढ़ा, अब आपको मैम पूछेगी इस चैप्टर में क्या था, तो आप पूरा चैप्टर नरेट करोगे नहीं, आप कुछ वर्ड्स में बताओगे कि मैम ये जो चैप्टर था इट वाज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, जब आप समरी दे रहे हो तो क्या आप चैप्टर रीड कर रहे हो, नहीं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है चैप्टर पढ़ने के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग आप सामने वाले को अपने वर्ड्स में उस चीज को कम शब्दों में बताते हो, इसी को आप समरी कहते हो। ठीक है, शॉर्टेंड वर्जन होता है, ये एक छोटा वर्जन होता है, शॉर्टेंड वर्जन होता है ऑफ अ पैसेज रिटन इन वंस ओन वर्ड्स। इट ऑलवेज कवर्स द एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जिस भी पैसेज का, एसे का कोई नोटिस है, कोई रिपोर्ट है जिसकी आप समरी लिख रहे हो, उसका सारे एसेंशियल पॉइंट्स आपको समरी में मिल जाएंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट प्रेजेंट्स लार्ज चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस। अब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन है, अब आपने इस पूरी इंफॉर्मेशन को छोटा कर दिया है और कम शब्दों में बहुत इजी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा दिया। ये होती है आपकी समरी। क्लियर? अब हम यहाँ देखेंगे कि समरी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। पहली चीज ये कि जैसे अगर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, जैसे इस वीडियो के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने एक तरीके से आपको समरी बता दी। कोई भी चीज को सम अप करने के लिए, लेट्स से आप कोई डिबेट कंपटीशन में हो, आप कहीं कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप जो हो अपनी टीचर्स को कोई प्रॉब्लम बता रहे हो, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हो, आपको अपने डिस्कशन को, अपने टॉपिक को, अपनी डिबेट को, ऐसे को सम अप करना पड़ेगा। जो कंक्लूजन होता है उसमें आप हमेशा समरी लिखते हो। ठीक है, कि आपने जितना डिस्कस किया उसके कम शब्दों में अपनी बातों को फिर से बताते हो रीडर को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा होता है टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ नटशेल। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो मैंने कोई एक बुक पढ़ी और मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज वो बुक पढ़ो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। सामने वाले ने पूछा ऐसा क्या है उस बुक में, और मैंने आपको एक नट शेल में, मतलब बहुत ही कंसाइज कोहेरेंट वे में आपको बता दिया कि ये जो बुक है इट्स अबाउट अ मैन जो है बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में फंसता है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन, उसका परसिस्टेंस उसको हारने नहीं देता, एंड फाइनली किस तरीके से वो अपना गोल अचीव कर लेता है। तो ये हो गई उसकी थीम। अब इस थीम के बारे में मैं थोड़ा सा उसको डीप में थोड़ा सा बता दूं, जहां पे मैं ये बताती हूँ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वो हो जाएगी मेरी समरी। टू स्टेट द मेन पॉइंट्स विदाउट एनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब जब आप इंफॉर्मेशन देते हो कहीं पे भी, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने लग जाते हो, आप अपनी पर्सनल स्टोरीज ऐड करने लग जाते हो, मे बी आप जो हो कुछ
फैक्ट्स और फिगर्स डाल देते हो। तो यहाँ पे जब आप एक समरी लिखते हो आपको ये बताना है, जैसे अगर मैंने बोला वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब आपका मेन पैराग्राफ में आपने लिखा 2000 में इतनी थी, 1990 में इतनी थी, 2020 में इतनी हो गई है, 30 में इतनी एक्सपेक्टेड है, 40 में इतनी एक्सपेक्टेड है, और इससे तो यहाँ पे ये इसने ये कहा है, इस मैगजीन ने ये कहा है, इस न्यूज़पेपर ने ये फ्लैश किया है। तो जब आप अपनी समरी लिखोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा बोलोगे यू नो एज रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है, दैट्स इट। ये आपने बताई वही बात है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन आपने अपने कम शब्दों में अपनी बात बता दी। टू प्रेजेंट सेवरल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन वन सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पे, जैसे अगर मैंने एक बुक पढ़ी, वही बुक आपने पढ़ी, वही बुक जो है किसी और ने पढ़ी, हम सबका परसेप्शन अलग होगा। एक मूवी कोई देखने जाता है, कोई बोलता है हिट थी, कोई बोलता है पिट गई, ठीक है, लेकिन मूवी तो वही है ना, हमारे ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे समरी राइटिंग से क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं। क्लियर विद दिस, आगे बढ़ते हैं हम। गाइडलाइंस फॉर समराइजिंग अ पैसेज, अब यही है सबसे इंपॉर्टेंट, किस तरीके से आप कोई समरी राइट करते हो। सबसे पहला काम क्या करोगे, रीड द पैसेज। जिस भी पैसेज की समरी आपको लिखनी है, पहले वो पूरा पैसेज रीड करो। स्कैन द आर्टिकल, जो भी आपको पैसेज या आर्टिकल दिया है उसको स्कैन करो, मतलब क्विकली उसको एक बार देखो कि वो किस बारे में है, ताकि आपको ये पता चल जाए उसका टॉपिक क्या है और उसका ओवरऑल शेप क्या है। पहली जब नजर मारना जो कहते हैं ना, स्कैन कर लिया, अच्छा ये इस बारे में है। उसके बाद रीड द आर्टिकल केयरफुली। अब रीडिंग के भी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, एक बार देख लिया, अच्छा पलट के देख लिया, ओके ये इस बारे में है, इतना बड़ा पैराग्राफ है, इतने इसमें जो है मतलब इतना बड़ा जो है नोटिस है या रिपोर्ट है, अच्छा इसके अंदर इतने सारे पैराग्राफ्स हैं, ये आपने पूरा देख लिया। इसके बाद आपने संभाल के बहुत केयरफुली उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, जिसमें आप साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिख रहा है उसको आप हाईलाइट करते जा रहे हो, ठीक है, एंड टेकिंग नोट्स एज यू रीड, हाईलाइट करते जा रहे हो, नोट्स लिखते जा रहे हो, ठीक है। अब जैसे एक पैराग्राफ है, उसमें पूरी जगह बताया है कि जो बच्चे हैं आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन से उनको कितने एडवांटेजेस हो रहे हैं, तो आपने उसको डबल हाईलाइट करके लिख दिया, इसमें आप एडवांटेजेस बता रहे हो, और जो मेन एडवांटेजेस हैं आपने उसको अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ बात कर रहा है कि डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो आपने पैराग्राफ के पास लिख दिया डिसएडवांटेजेस, और जो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें आपने डबल अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। स्किम द आर्टिकल अगेन टू कंफर्म यू हैव अंडरस्टूड द की पॉइंट्स। पहले तो एक बार स्कैन किया, फिर अच्छे तरीके से पढ़ लिया, की पॉइंट्स निकाल लिए, अब वापस एक बार तुरंत उसको देखो कि भाई कहीं कुछ मुझसे कुछ गलती से छूट तो नहीं गया। इसको बोलते हैं स्किमिंग, जिसमें आप एकदम डीप में नहीं जाते हो, लेकिन आप फटाफट ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, इसको क्या बोलते हैं, स्किमिंग कहते हैं। क्लियर। सेकेंड आता है आपका ब्रेक द टेक्स्ट इनटू सेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक पैराग्राफ है, ठीक है, सपोज ये एक बहुत बड़ा सा आपके पास पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब आप क्या करोगे, आपके पास जो इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आपको, ये पूरा पेज भरा हुआ है, ठीक है, समरी लिखनी है आपको, तो इन पैराग्राफ्स को सेक्शंस में डिवाइड कर दोगे। जैसे कि आप बोलोगे ओके ये जो सेक्शन है ना ये इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये जो सेक्शन है ना ये उसमें उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहा है, ये वाला जो सेक्शन है ना ये उसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा है, ये सेक्शन जो है ना ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है, और ये वाला जो सेक्शन है ना ये कंक्लूजन है, ठीक है। जब आपने इस तरीके से पूरे सेक्शन को डिवाइड कर लिया, क्लियर, तो अब इसमें किस तरीके से करोगे, टू मेक द टेक्स्ट मोर मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल इट्स सब पॉइंट्स ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ट्राई राइटिंग अ वर्ड और फ्रेज इन द मार्जिन नेक्स्ट टू ईच पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब्स द पैराग्राफ्स कंटेंट। तो ये जो आपकी मार्जिन है ना, इसमें जिस तरीके से ये लिखा है मैंने उस तरीके से लिख दो, ताकि आपको पता चल जाए ये पूरा पैराग्राफ है किस बारे में। अगर आप बुक्स के बारे में मान लो पढ़ रहे हो और ये पूरा पैराग्राफ है कि बुक्स किस किस टाइप की होती है, तो वहां पे उस मार्जिन में एक जगह लिख दो टाइप्स ऑफ बुक्स, तो आपको ये पता चल जाएगा ये पूरा पैराग्राफ बुक्स के टाइप्स के ऊपर है। क्लियर। अब इसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड है आइडेंटिफाई द की पॉइंट इन ईच सेक्शन।
अब आपने पूरा सेक्शन डिवाइड किया, एक सेक्शन टाइप्स के बारे में बात कर रहा है, एक एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा है, एक इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है। इसमें सब आप की पॉइंट्स निकालोगे, जो हम ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं उन की पॉइंट्स को आप देखोगे। Your goal is to extract the essential points, leaving out anything that can be considered as background information. अब अगर वो इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है तो अगर उसने बोला इससे वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है तो उसको अंडरलाइन कर लिया, अगर उसमें वो बोल रहा है पर्सनालिटी ग्रूम होती है उसको अंडरलाइन कर लिया, इससे आपका लैंग्वेज में कमांड बेटर होता है उसे अंडर कर लिया, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करिए उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मान लो, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास। हमें की पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। फोकस किस पे करोगे? What does your reader need to know to understand the overall argument or conclusion of the article? तुम्हें समराइज इस तरीके से करना है कि कोई बंदा जो है, ठीक है, अगर वो समरी को देखे तो उसे पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में किस बारे में बात हो रही है, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो तुम्हें अपने जो रीड करने वाला है उसके हिसाब से देखना है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है राइट द समरी। अब जब हम लोगों ने क्या किया, पहले रीड कर लिया, पूरे पॉइंट्स देख लिए, सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, की पॉइंट्स निकाल लिए, अब हम समरी लिखेंगे। जब आप समरी लिखते हो तो फाइनल समरी पहली बार में नहीं लिखते हो, पहले एक ड्राफ्ट समरी लिखते हो, ठीक है। ड्राफ्ट समरी मतलब आपने जो भी पॉइंट्स इकट्ठा किए उनको ऑर्गेनाइज करके लिख लिया। अब हो सकता है आपको इसमें कुछ चेंजेस करने का मन करे, हो सकता है आपको इसमें लगे नहीं यार ये सही नहीं है या ये चेंज होना चाहिए, फिर आप पूरी ग्रामेटिकली उसको चेक करके एडिट करके फाइनल समरी आप अपनी लिखते हो। तो यहाँ पे देख लो, राइट अ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द समरी on the basis of your understanding without looking at the article। अब जो आर्टिकल पूरा पढ़ा है उसको देखे बिना मत देखो, उसको आपने पूरा समझ लिया आर्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आप लिखना स्टार्ट करो। इसको बहुत बड़ा नहीं रखना है, रिमेंबर दिस थिंग, 4-5 लाइन से ज्यादा, 6 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होना है। लेकिन ये 6 लाइन में बोल रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ तुम्हारा ऑलमोस्ट एक बुक है, एक बुक की जो समरी है वो तुम्हारी 4-5 लाइन में नहीं आ सकती, ठीक है। चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, दैट वोंट बी राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर पैराग्राफ आपकी समरी होती है, ठीक है। अ समरी इज नॉट अ रीराइट। ऑलवेज रिमेंबर, समरी मतलब वापस पैराग्राफ को वैसे का वैसा छापना नहीं होता है, ये एक शॉर्ट समेशन होता है ऑफ द ओरिजिनल पीस। जो आपका ओरिजिनल पैराग्राफ है उसमें से कम शब्दों में आप बस उसमें क्या बताया जा रहा है वो बता रहे हो, इसीलिए 5 to 8 सेंटेंसेस से ज्यादा इसको मत रखना। कितने सेंटेंसेस? 5 to 8 सेंटेंसेस मोस्टली। अगर आप किसी बुक के बारे में भी बता रहे हो तो अनटिल अनलेस आपको वो डिटेल्ड समरी मांगे तो ठीक है, ज्यादा लंबी हो जाएगी। अदरवाइज आप सिर्फ इतना बताना चाहते हो वो बुक किस बारे में है तो 5 to 8 सेंटेंसेस आर मोर देन इनफ, ठीक है। Target your first draft for approximately 1/4 of the length of the original। अगर आपका जो ओरिजिनल पैसेज है मान लो उसमें 100 लाइन्स हैं, ठीक है, अगर आपका ओरिजिनल पैसेज जो है 100 लाइन्स का है तो 1/4 हो जाना चाहिए उसका, मतलब 25 लाइन्स में आपकी समरी हो जानी चाहिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप देखो कि 1/4 पूरे पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन 1/4 उसमें आ जानी चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे इस तरीके से आप समरी कर सकते हो। ये आपको समरी राइटिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जो अभी हमने समझा ये उसका पिक्टोरियल फॉर्मेट है। क्या किया है हमने, आपका समरी में यहाँ पे सपोज आपके पास ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इन तीनों पैराग्राफ्स की अपने इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। ये आपने आइडियाज आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे आपने तीनों पूरे पैराग्राफ्स को पढ़े, फिर आपने देख लिया ओके इसमें ये इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, उन सब आइडियाज को आपने देख लिया। अब इन आइडियाज से आपने एक मेन आइडिया बनाया, इन आइडियाज से आपने एक मेन आइडिया बनाया, इन आइडियाज से आपने एक मेन आइडिया बनाया, और इन 3 मेन आइडियाज को एक साथ करके आप अपनी समरी लिख दोगे। ये तरीका होता है बेस्ट, यही हमने पूरा डिस्कस किया है। क्लियर? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फीचर्स ऑफ अ समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक समरी लिख रहे हो, पहली बात आपका ये एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन, योर समरी स्टार्ट योर समरी विद अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ वर्क, टाइटल, ऑथर एंड मेन पॉइंट इन द प्रेजेंट टेंस। तुम किसी चीज की समरी लिख रहे हो, इसका मतलब ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक ऐसे लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है, तुम उसकी समरी लिख रहे हो।
इसका मतलब क्या हुआ, तुम पहली लाइन में मेंशन करोगे कौन सी बुक है या कौन सा आर्टिकल है, किसने लिखा है, और तुम समरी लिख रहे हो, ये उसकी समरी है, प्रेजेंट टेंस में बोलोगे। एग्जाम्पल देख लो, इन द फीचर आर्टिकल, मतलब जो भी आर्टिकल की तुम समरी लिख रहे हो उसमें स्टार्ट कैसे करोगे, इन द फीचर आर्टिकल और इन दिस आर्टिकल 4 kinds of reading। अब मान लो आर्टिकल का नाम है 4 kinds of reading, the author, ठीक है, अब आपने ये नाम है उसका तो आपने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया है, the author डोनाल्ड हॉल explains his opinion about different types of readings। मतलब पहली लाइन में तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो, ये जो मैंने समरी लिखी है, ये जो समरी है ये किसकी है, ये इस पर्टिकुलर बुक की है या इस पर्टिकुलर आर्टिकल की है जिसको इस आदमी ने लिखा है, जहां वो एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन्स प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जहां वो एक्सप्लेन कर रहा है उसका ओपिनियन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में बता रहा है। ये हो गई तुम्हारी पहली लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, इसी तरीके से आप अपनी एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, किस पर्टिकुलर आर्टिकल का समरी लिख रहे हो, किस आदमी ने वो आर्टिकल लिखा था और वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेक विद योर आउटलाइन एंड योर ओरिजिनल टू मेक श्योर यू हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं किस तरीके से हमको स्कैन करना है, फिर हमें रीड करना है, फिर आप उसको स्किम करोगे, पूरे पॉइंट्स लिख लोगे, राइट। जब पूरा आर्टिकल आपका हो गया, समरी पूरी आपने लिख ली, एक बार आर्टिकल के साथ मैच करो कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है जो आपने मिस कर दिया हो। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेवर पुट एनी ऑफ योर ओन आइडियाज, ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस इनटू द समरी। आप समरी लिख रहे हो, मतलब एक चीज जो लिखी हुई है बस उसको छोटा करके लिख रहे हो, अपने आइडियाज आप ऐड नहीं कर सकते, अपने ओपिनियंस ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी जो वहां नहीं लिखा है आप नहीं लिख सकते। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट यूजिंग समराइजिंग लैंग्वेज। अब ये समराइजिंग लैंग्वेज क्या होती है? समराइजिंग लैंग्वेज मतलब वो वर्ड्स आप यूज करते हो जो बार बार बता रहा है ये किसी चीज की समरी है, जैसे कि यू नो द आर्टिकल क्लेम्स, द आर्टिकल क्लेम्स मतलब ये आर्टिकल बताना चाहता है, या फिर द ऑथर सजेस्ट्स, जो ऑथर है इसमें ये सजेस्ट करता है। जैसे कि आप ये बोल सकते हो, अगर मैं हैरी पॉटर की समरी लिख रही हूँ तो मैं बोलूंगी द राइटर talks about the magical world of witches and wizards। तो मैं यहाँ जो the writer talks about बोल रही हूँ या जो author talks about बोल रही हूँ, इससे समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो इसको बोलते हैं समराइजिंग लैंग्वेज। क्लियर। राइट विदाउट जजमेंट, आपने नहीं लिखा है आर्टिकल, ठीक है, आप सिर्फ समरी लिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी लिखा है इस आर्टिकल में, तो नहीं, आप सिर्फ समरी लिख रहे हो। आपको बिना जजमेंट के सिर्फ जो चीज लिखी है उसको समरी में अपना डालना, अपने मन से कुछ ऐड नहीं करना है। मेक श्योर इट फ्लोज, आपका समरी है, ये नहीं कि एक जो लाइन है आपने टॉपिक सेंटेंस से निकाल ली और एक लाइन जो है आप कंक्लूजन से निकाल रहे हो, एक लाइन आपने बीच में निकाली, इसका एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। कनेक्ट योर सेंटेंसेस विथ ट्रांजिशन वर्ड्स, मेकिंग श्योर दे फ्लो टुगेदर एंड कन्वे योर समरी क्लियरली। ट्रांजिशन वर्ड्स हमने पैराग्राफ राइटिंग में पढ़े थे, तो यू कैन गो चेक दैट वीडियो, जो पैराग्राफ राइटिंग का सेकंड वीडियो है, उसमें हमने बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स पढ़े थे। वो आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे, वो आपको समरी राइटिंग में हेल्प करेंगे, आर्टिकल राइटिंग में हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर दैट यू विजिट दैट वीडियो और आप उसमें ये ट्रांजिशन वर्ड्स कहीं नोट डाउन कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट द समरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे हम एक पैराग्राफ को एक ऑर्डर में लिखते हैं, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो समरी भी जब आप लिखोगे तो ऐसे ही बताओगे। सपोज हम हैरी पॉटर बुक को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा कि हैरी जो था वो डर्सलीज के साथ ही ग्रू अप विद द डर्सलीज, देन ही केम टू हॉगवर्ट्स, वहां पे ही मेड फ्रेंड्स एंड देन ही हैड टू फाइट विद वोल्डेमॉर्ट एंड देन ही वन, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बात कर रहे हो, तो समरी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगी। एलिमिनेट रिपीटेशन। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने जो आपका बुक होता है, नॉवेल होता है या पैराग्राफ में आप कुछ चीज़ों को रिपीट करते हो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। समरी में आप वो काम नहीं करोगे, कोई रिपीटेशन है उसको आप हटा दो, आपको सिर्फ उस मेन आइडिया को केटर करना है। ठीक है। अवॉइड
टेक्निकल लैंग्वेज, तुम समरी बता ही इसलिए रहे हो ताकि सामने वाले को वो पूरा पैराग्राफ में क्या लिखा है वो इजीली समझ में आ जाए। अब उसमें तुम टेक्निकल लैंग्वेज को यूज करोगे या फिर बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करोगे तो सामने वाले को तो समझ में आएगा नहीं, तो आपका पर्पस सॉल्व होगा नहीं। सो राइट इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में लिखो जो सामने वाले को समझ में आ सके। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर दिस, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने हैं, स्पेलिंग्स आपको चेक करनी है। एंड लास्ट, आपका जो समरी है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए। समरी हमेशा थर्ड पर्सन में इसलिए लिखोगे क्योंकि तुमने नहीं लिखी है, ठीक है, और तुम किसी वन पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, यू से भी नहीं होगा, आई यू नहीं आएगा, थर्ड पर्सन ही आएगा, ठीक है, इट आएगा, दे आएगा, ही आएगा, शी आएगा, आप उस तरीके की बात करोगे। समरी कभी भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिखोगे। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ समरी राइटिंग। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। अब हम आते हैं पैसेज में, एक बार और समझते हैं बिफोर वी रीड दिस पैसेज। अगर आप समरी लिख रहे हो किसी भी चीज की तो क्या करोगे, ठीक है, अभी मैं समराइज कर रही हूँ जो भी मैंने पढ़ाया। पहली चीज, आपके पास जो पैराग्राफ है उसको सबसे पहले देखोगे कि ओके पैराग्राफ किस बारे में है, चेक कर लिया। अब उसको डिटेल में पढ़ोगे, जब पढ़ रहे हो तब कोई भी की पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लो, कोई इंपॉर्टेंट चीज लग रही है उसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद एक बार और चेक करो कि आपने सारी चीजें कवर करी है या नहीं करी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने अभी रीड किया है, अब आपको इसके की पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे। बिफोर दैट छोटे छोटे सेक्शन में उसको डिवाइड कर दो कि ये जो पैराग्राफ है ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो मार्जिन में लिख लो कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ये पैराग्राफ यूजेस के बारे में बात कर रहा है, ये पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा है, इस तरीके से मार्जिन में लिख लो, ठीक है। अब आप अपना आर्टिकल पूरा समझ गए हो, अच्छे से आपने उसमें की पॉइंट्स जो है नोट कर लिए हैं, अब उसको साइड रख दो और विदाउट लुकिंग एट योर आर्टिकल फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करो। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करो, एक सिंपल इजी लैंग्वेज में, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। वंस यू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट ड्राफ्ट, अब आप उसको अपने आर्टिकल से कंपेयर करो कि आपने सारे पॉइंट्स इनकलकेट किए हैं या नहीं, अगर कुछ छूटा है उसमें ऐड करो एंड देन क्रिएट योर फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट आपका जब क्रिएट हो जाए, ग्रामेटिकली उसको चेक करो कि उसमें कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, उसमें कहीं कुछ आपका इंडेंट सही है या नहीं है, और उसके बाद उसकी लेंथ, समरी जो है आप मैक्सिमम कितने लाइंस का लिखोगे, 7 to 8 लाइंस, ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं लिखोगे। सो आपकी जब आपने समरी लिख ली है, या ये मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, आप अगर 5 to 6 लाइंस में लिखोगे वेल एंड गुड, ओके। तो जब आपकी समरी हो गई, आपने पूरी लिख ली, तब आप चेक करो कि फ्लो सही है या नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं है, रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है किसी चीज का, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस नहीं हो रहा है, एंड देन यू आर सॉर्टेड। क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। बाय फार द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड इज वाटर। अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई अगर ड्रिंक पिया जाता है तो वो है पानी, बट इट मे कम एज नो सरप्राइज दैट सेकेंड मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इज टी। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा तो लोग पानी पीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेकेंड मोस्ट कॉमन बेवरेज है, ड्रिंक है, वो क्या है, टी है। तो आपने इसको कॉमन इसमें अंडरलाइन कर लिया, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर को अंडरलाइन कर लिया। ऑल्दो टी वॉज ओरिजिनली ग्रोन ओनली इन सर्टन पार्ट्स ऑफ एशिया, मतलब इनिशियली जो टी थी वो सिर्फ कुछ एशिया के कुछ पार्ट्स में ग्रो की जाती थी। इन कंट्रीज लाइक चाइना, बर्मा एंड इंडिया, it is now a key export product in more than 50 countries around the globe। अब ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, अराउंड 50 कंट्रीज में होती है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि इनिशियली ये सिर्फ कहाँ ग्रो होती थी, सर्टन पार्ट्स ऑफ एशिया में, अब ये की एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो चुकी है, एक की एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो चुकी है, ठीक है। कंट्रीज दैट ग्रो टी हाउएवर नीड टू हैव द राइट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब टी को अगर ग्रो करना है तो उनके पास राइट ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, विच इंक्लूड्स अप टू 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल पर ईयर। इसका मतलब यहाँ पे 200 सेंटीमीटर की जो बारिश है वो हर साल होनी चाहिए, टू इनकरेज फास्ट ग्रोथ एंड टेम्परेचर दैट रेंज फ्रॉम 10 to 35 डिग्रीज। तो आपका जो है रेनफॉल कितना होना चाहिए, तो अब आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। दे ऑल्सो नीड
to have quite specific geographical features such as high altitude to promote the flavor and taste of the tea. अब आप इसको जो है प्लेन्स में नहीं कर सकते, आपको हाई ऑल्टीट्यूड में है टी को उगाना पड़ता है, तो ठीक है हम ये भी समझ गए। दूसरी, और ये हाई ऑल्टीट्यूड की ज़रूरत क्यों होती है? उसके फ्लेवर और टेस्ट को चेक करने के लिए। And land that can offer plenty of shade in the form of other trees and vegetation to keep the plants cool and fresh. ठीक है, तो यहाँ पे plenty of shade भी चाहिए ताकि जो पत्तियां हैं वो सूखे नहीं। Together, these conditions contribute to the production of a wide range of high-quality teas that are such huge demand among the world's consumers. अब ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं इनको मिलाते हो तो आपको मस्त वाली हाई क्वालिटी टी मिलती है, ठीक है। There is green tea, अब यहाँ पे टाइप्स की बात हो रही है। There is green tea, jasmine tea, earl tea, peppermint tea, tea to help you to sleep, tea to promote healing, tea to relieve stress. But above all, tea is a social drink. ये क्या है? ये एक social drink है that seems to suit the palates and consumption habits of human general. तो टी फाइनली एक social drink है, ठीक है। अब ये इतने सारे जो पॉइंट्स हैं, इसके बाद जब हम समरी लिखेंगे वापस आप अपने पैराग्राफ में आओगे और डिवाइड करोगे अपने पैराग्राफ को। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया, हम सेकंड मोस्ट पॉपुलर की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी कि कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन सी जगह पे मिलता है, फिर हमने बात करी कि आपको क्या कंडीशंस होते हैं, अगर आपको टी को ग्रो करना है तो कैसी कंडीशंस चाहिए, जिसमें हमने बात करी रेनफॉल की बात करी, टेम्परेचर की बात करी, फिर हमने यहाँ पे उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करी, और जिसमें आपको क्या चाहिए था, हाई ऑल्टीट्यूड और प्लेंटी ऑफ शेड, ये आपने टिपिकल कंडीशंस की बात करी। फिर हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी टाइप की टीज होती है, तो ये पूरा आपका जो है ये क्या है, टाइप ऑफ टीज है, ओके। और लास्ट में आपने किस बारे में बात करी कि जो ये है एक सोशल ड्रिंक है। सारे पॉइंट्स आपने जॉट डाउन कर लिए, अब हम समरी लिखेंगे। तो ये एक वेरी शॉर्ट समरी। टी, the second most popular drink in the world, is grown in many countries, but these countries need to have special geographical and climatic conditions to produce high quality tea, which is in huge demand throughout the world for both health and social purpose. That's it. आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सबसे पहले बता दिया टी जो है वो मोस्ट पॉपुलर, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है जो कि बहुत सारी कंट्रीज में उगाई जाती है। इन कंट्रीज में स्पेशल ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए जिससे हाई क्वालिटी टी प्रोड्यूस की जा सके, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, बोथ फॉर हेल्थ पर्पस एंड सोशल पर्पस। दैट्स इट, ये हो गया आपका समरी राइटिंग। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? बहुत इजी है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने टाइप्स नहीं बताए, क्योंकि जब आप डिटेल्स में जाओगे तो लोग पढ़ ही लेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे क्या बता दिया कि सारे ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो हमने बताया, रिलीफ, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, डाइट कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ के लिए, तो आपने यहाँ पे बता दिया टी हेल्थ के लिए भी चाहिए और सोशल पर्पस के लिए भी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट अ समरी। रिमेंबर यू हैव टू गिव अ टाइटल। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ऑल अबाउट टी। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक और पैराग्राफ है हमारे पास। A great part of Arabia is a desert with nothing but sand and rock. तो यहाँ हम शायद अरेबिया के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इधर पे कुछ नहीं है, बस सैंड और रॉक है। The sand is so hot by day that one cannot walk over it barefooted. सैंड इतनी गर्म होती है कि आप इसके ऊपर नंगे पाँव नहीं चल सकते। Here and there are found springs of water that comes from deep down under the ground. यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं जो है थोड़े थोड़े स्प्रिंग्स होते हैं वाटर के, जो एकदम जो है अंडरग्राउंड से आते हैं। These springs are few and far between. ये बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसा नहीं कि बस यहाँ हुआ फिर 1 किलोमीटर बाद हो गया, 2 किलोमीटर बाद हुआ, ये बहुत दूर दूर होते हैं। But wherever there is such a spring, green grass has grown over the land around it. लेकिन जहाँ पे भी ऐसा स्प्रिंग होता है वहाँ पे आसपास घास उग जाती है। Also, fig and palm trees have grown to make the place cool and shady. जहाँ ऐसे स्प्रिंग होते हैं वहाँ पे फिग और जो पाम ट्रीज होते हैं वो
जो है पैदा हो जाते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ी सी शेड मिल जाए और वहाँ पे थोड़ा सा ठंडक आ जाए। सच अ प्लेस इज कॉल्ड एन ओएसिस। ऐसी जगह को क्या बोलते हो आप? ओएसिस कहते हो, ठीक है। ओएसिस क्या होता है? जो सैंड होती है, ठीक है, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो स्प्रिंग के फॉर्म में बाहर आ जाता है, और वो छोटी सी जो एरिया होती है, बिकॉज देयर इज वाटर नाउ, तो वहाँ पे ग्रास जो है वो उग जाती है, वहाँ कुछ प्लांट्स उग जाते हैं, पाम ट्रीज और फिग ट्रीज उग जाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ थोड़ी शेड मिलती है। सो ये जो ओएसिस होता है दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ मीलों तक कुछ नहीं है वहाँ पे अगर आपको पानी दिख रहा है, थोड़ा शेड दिख रहा है, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। आगे देखते हैं। The people living in Arabia are called Arabs. जो लोग अरेबिया में रहते हैं उन्हें अरब्स कहा जाता है। They eat ripe sweet figs and dates that grow on palm trees. अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग यही sweet figs और palm trees में जो ये dates होते हैं ये खाते हैं। They have the finest horses in the world. उनको दुनिया में सबसे अच्छे जो horses होते हैं वो उनके पास होते हैं, and they are very proud of them. An Arab loves his riding more than his family even. उसको एक जो अरब होता है उसको उसकी जो घुड़सवारी होती है, उसको जो सवार करना होता है वो उसको अपनी फैमिली से भी ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमारा जो टॉपिक है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओएसिस के बारे में बात कर रहे हैं, या अरब्स और अरेबिया के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं अरब्स और अरेबिया, क्योंकि फिग्स कहाँ हो रहे हैं? अरब में। डेट्स कहाँ हो रहे हैं? अरब में। ओएसिस कहाँ है? वो भी अरब में है। और हम अरेबिया के बारे में, अरेबिया और अरब, सॉरी अरब्स में नहीं, अरेबिया में, और हम अरब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसकी समरी लिखेंगे तो यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। अरेबिया इज अ डेजर्ट विद सैंड टू हॉट टू वॉक ओवर बाय डे। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन्स को मैंने ऐड करके 1 लाइन फॉर्म करी है। अरेबिया एक डेजर्ट है जहाँ पे जो सैंड है वो बहुत गर्म होती है, इतनी गर्म होती है कि आप उसमें चल नहीं सकते ड्यूरिंग द डे, ओके। एट प्लेसेस आर फाउंड ओएसिस विथ कूल वाटर, ग्रीन ग्रास एंड ट्रीज। अब आपने क्या बोल दिया? कहीं कहीं पे एट प्लेसेस, कहीं कहीं पे आपको ओएसिस मिल सकते हैं जहाँ पे ठंडा पानी, ग्रीन ग्रास और आपको बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं। The Arabs eat ripe fruits of these trees. अब क्योंकि हमने यहाँ पे ट्री में मेंशन नहीं किया है कि एक फिग ट्री है, तो हमने क्या बोला? अरब्स जो हैं इन ट्रीज के जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। They keep fine horses whom they love dearly and are also proud of them. तो वो जो है फाइन हॉर्सेस रखते हैं, बेस्ट हॉर्सेस रखते हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और दे आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ देम। सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। अब ओएसिस क्या होता है उसके डिटेल्स में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कि वो फिग ट्रीज होते हैं या पाम ट्रीज होते हैं उसकी भी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ लिख दिया एक समरी, और टाइटल क्या दिया है? अरेबिया एंड दी अरब्स। क्लियर? तो इस तरीके से पहले अपने पैराग्राफ को देखो, इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करो, उसको ब्रेक करो सेक्शंस में, एंड देन यू विल राइट योर समरी। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, ठीक है। दैट इज इट गाइज, वी आर डन हियर। थैंक यू सो मच, and we have completed summary writing entire topic. I hope you understood it well, but yes, remember this thing, you have to practice a lot because practice is the key to success. The more you will practice, the more you will gain that confidence कि हाँ अब मुझे paragraph writing, summary writing, notice writing, article writing बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। writing की practice करने के लिए reading भी important है, so keep reading. Now guys, if you want to see any video like आप बोल रहे थे message writing, everything has been covered. If you are not able to find it on the YouTube channel, then please go visit our website which is magnetbrains.com. You can go to the courses में जैसे ही आप क्लिक करोगे all the available courses will be flashed right in front of you. Click on the class, you know, and then you can click on the subject you want to study, and all the topics will be right in front of you. Just click on watch now and you can start watching your video. Thank you so much. We are clear with this. And in case you have got any doubts, then please write to me in the comment box. I'll reply back to you. Okay? I'll reply to you, not reply back. I'll reply to you. Thank you so much.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।